हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का जो द्वितीय खंड है, यानी कि जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है, वह करेंट अफेयर से संबंधित है। तो 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में करेंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आप लोगों को कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स की तैयारी करनी चाहिए, उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। देखिए, करंट अफेयर के टॉपिक्स को हमने बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। आपने भी अगर सिलेबस को देखा होगा तो जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से लगभग 3 प्रश्न आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित पूछे जाते हैं और 2 से 2.5 प्रश्न ये राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित होते हैं। यानी कि लगभग 3 प्रश्न इंटरनेशनल रिलेशन और लगभग 2 प्रश्न जो होते हैं वह नेशनल से संबंधित, नेशनल जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उससे संबंधित होते हैं। तो इसे हम लोग 2 भागों में विभाजित करके आज हम लोग 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो इसे हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के अंतर्गत जो इंटरनेशनल इशूज हैं इसे भी हम लोग कई भागों में बांटकर देखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक में इसे हम लोग डिवाइड करेंगे ताकि पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो। इसे हम लोग 3 भागों में यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट होगा वह संगठन से संबंधित होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के अंतर्गत संगठन फर्स्ट टॉपिक होगा। दूसरा जो टॉपिक होगा वह बायलैटरल रिलेशन होगा, द्विपक्षीय संबंध। इसके बाद जो हम लोग तीसरे नंबर पे इन दोनों के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए उसे हम लोग यहाँ पे 3rd नंबर पे देखेंगे, अन्य इंटरनेशनल इशूज, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। ठीक है, ये 3 भागों में बांटकर इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे आगे हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो 67वीं मुख्य परीक्षा के लिए है उनमें पहला जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है I2U2। I2U2 का मतलब होता है I2 मतलब इंडिया एंड इजराइल, U2 मतलब USA एंड UAE। ये इसका पहला शिखर बैठक, इसकी पहली शिखर सम्मेलन हाल ही में 14 जुलाई को संभवतः आयोजित की गई है। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जब आप 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले हो तो यह सेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आगे जाकर धीरे धीरे सभी जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उनको मैं कवर कराने का प्रयास करूँगा। दूसरे नंबर पर जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है ऑर्गेनाइजेशन, यह है बेसिकली क्वाड का जो हाल ही में बैठक हुआ था उसके अंतर्गत IPEF का निर्णय लिया गया। IPEF का मतलब होता है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना जो होती है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, क्वाड की समिट के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप IPEF को आप पढ़ेंगे। IPEF जब आप कवर करेंगे तो इसके अंतर्गत कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो यह होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना की भूमिका और उसको काउंटर करने के लिए क्वाड की रणनीति, यानी कि IPEF जो क्वाड की रणनीति है वही है IPEF। भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं, इन सभी मुद्दों पर आपको चर्चा करनी होगी। तीसरे नंबर पर जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है बिम्स्टेक। आप सभी जानते हैं कि बिम्स्टेक की हाल ही में 5th समिट आयोजित की गई है। कहां पर आयोजित की गई है? श्रीलंका में आयोजित की गई है। तो बिम्स्टेक आने वाले बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी ज्यादा एक हॉट टॉपिक हो सकता है, तो आप लोग बिम्स्टेक को भी अच्छे से कवर करेंगे। अगले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है G20। हालांकि G20 के साथ साथ आप लोग G7 को भी कवर करेंगे, क्योंकि G7 की जो हाल ही में समिट हुई थी उसमें भारत को एक आमंत्रित सदस्य के रूप में वहां पर भारत ने भाग लिया था। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। G7 एंड इंडिया काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, और G20 के साथ तो भारत के रिलेशन ऐसे भी बेहतर रहे हैं। तो आप G20 और G7 दोनों को आप करके जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है SCO की हाल ही में बैठक आयोजित की गई थी। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में कहाँ पर बैठक आयोजित की गई है? उज्बेकिस्तान। इसे आप लोग समरकंद घोषणा पत्र भी
के भी नाम से जाना जाता है। समरकंद घोषणा पत्र, प्रश्न पूछा जा सकता है कि समरकंद जो घोषणा पत्र है उसकी क्या विशेषताएं हैं वगैरह वगैरह पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस सीओ को अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है यूएनएससी। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोविड-19 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में उभर चुका है। तो यूएनएससी में सुधार की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो यह है जो हमारा जो यहाँ पर आप देखेंगे I2E2, IPEF, बिम्स्टेक, G20 एंड G7, SCO, समरकंद घोषणा पत्र और यूएनएससी, यानी कि 6 जो टॉपिक है वह हमारा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यह हमारा अच्छा टॉपिक हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। अब हम लोग दूसरे नंबर पे देखेंगे बायलेटरल रिलेशन। बायलेटरल रिलेशन के अंतर्गत कई सारे टॉपिक आएंगे। बायलेटरल रिलेशन का मतलब होता है भारत का किन देशों के साथ संबंध, द्विपक्षीय संबंध, यानी कि दो देशों के बीच का संबंध जिसमें दो पक्ष होंगे। तो एक पक्ष यहाँ पर कौन है? इंडिया, और दूसरा पक्ष कौन होगा वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो आपको बायलेटरल रिलेशन के अंतर्गत कवर करना है वह है भारत एवं श्रीलंका। अब जानते हैं कि श्रीलंका में हाल ही के दिनों में आर्थिक व राजनीतिक संकट की स्थिति देखी गई। भारत ने काफ़ी बढ़ चढ़कर श्रीलंका की मदद की है। तो भारत श्रीलंका संकट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आपको करके जाना है द्विपक्षीय संबंध के अंतर्गत वह है भारत और चीन। आपके सामने प्रश्न उठ रहा होगा कि चीन के साथ संबंध इस समय उतने अच्छे भारत के नहीं है, तो चीन क्यों महत्वपूर्ण होता है द्विपक्षीय संबंध के लिए? तो आप सभी जानते हैं कि चाइना के द्वारा हाल ही में नई भूमि सीमा कानून चाइना के द्वारा लाया गया है। नई भूमि सीमा कानून चाइना के द्वारा लाया गया है, तो इसीलिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो द्विपक्षीय संबंध के अंतर्गत आएंगे वह है भारत एवं अरब देश। भारत व अरब देश, लेकिन जब आप अरब देश को कवर करेंगे तो आपको बेसिकली ज़्यादा फोकस यूएई पर करना है, लेकिन ऐसे आप ओवरऑल भारत और अरब कंट्रीज के साथ रिलेशन जो है उसे आप कवर कर ले। स्पेशली फोकस आपको यूएई पर देना है। अगले नंबर जो बायलेटरल रिलेशन द्विपक्षीय संबंध के अंतर्गत आएगा वह है भारत और इजराइल। इजराइल के साथ इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है भारत का संबंध क्योंकि इजराइल के साथ हमने द्विपक्षीय संबंध के 30 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो इसीलिए समीक्षा करने के लिए पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ रणनीतिक संबंध के रूप में 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इसकी क्या पॉजिटिव निगेटिव क्या एस्पेक्ट रहे, क्या क्या संभावनाएं हैं भारत और इजराइल संबंध के बीच, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो पूछा जा सकता है वह है इंडिया एंड रसिया। आप देखेंगे कि पश्चिमी देशों के द्वारा कितना लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, इसके बावजूद भारत ने रसिया के साथ संबंध को बेहतर बनाए रखा है। रसिया पर कई प्रकार के पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन उसके बावजूद भारत का रसिया के साथ संबंध में थोड़ी सी भी खटास नहीं आई है, बल्कि आप एनर्जी वगैरह में देखेंगे तो वहां से भारत के द्वारा आयात में वृद्धि भी हुई है। तो आप भारत रसिया संबंध बेसिकली रसिया यूक्रेन संकट के बाद भारत रसिया संबंध किस प्रकार से सुदृढ़ हो रहे हैं यह आपको करके वहां पर जाना है। तो यह है बायलेटरल रिलेशन। बायलेटरल रिलेशन के अंतर्गत श्रीलंका, चाइना, अरब कंट्रीज, इजराइल और रसिया, यही आपको हमने 5 सेक्शन के रूप में हमने आपको यहां पर बताया है। अब आता है इंटरनेशनल इशूज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और द्विपक्षीय संबंध के अंतर्गत जो टॉपिक को नहीं रखा जा सकता था और वैसे इंटरनेशनल टॉपिक जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते थे उसे हमने अदर इंटरनेशनल इशूज के अंतर्गत रखा है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं उनमें रसिया यूक्रेन, आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन संकट काफ़ी दिनों से बनी हुई है और रसिया ने यूक्रेन पर काफ़ी दिनों से लगभग फरवरी से ये केस सामने आ रहे हैं। लगभग 22 या 23 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। उसके बाद से अभी ऐसे हालात बन गए हैं कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसके नकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। तो आप रूस यूक्रेन संकट को बिल्कुल करके जाएंगे। इसका अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत के लिए किस प्रकार से यह चुनौती है, इन सभी मुद्दों को करके जाएंगे। हालांकि मैं मॉडल आंसर के रूप में एक एक करके महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं यूट्यूब पर अपनी
अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूंगा। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इशूज में है वह है COP26। COP26 से संबंधित मॉडल आंसर को हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है। बहुत बेहतरीन मॉडल आंसर को हमने टेलीग्राम चैनल पे डाला है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप वहां पे ज्वाइन करिए और वहां से मॉडल आंसर को आप लोग डाउनलोड करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है 2+2 डायलॉग। अभी कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता भारत का बना हुआ है? तो 4 देश हैं। 4 देश में क्वाड के 3 देश आएंगे, प्लस में रसिया है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3 देश में कौन कौन आएंगे, क्वाड। अब आप कहेंगे कि क्वाड में 4 देश हैं लेकिन एक इंडिया भी तो शामिल है ना, तो इंडिया के अलावा जो 3 कंट्रीज हैं भारत को उनके साथ 2+2 डायलॉग है, प्लस में रसिया के साथ 2+2 डायलॉग है। तो आपको इसे कवर करना है। तो यह है हमारा इंटरनेशनल इशूज। टोटल में करेंट अफेयर के अंतर्गत आपको 25 सेक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 25 सेक्शन के अंतर्गत जो इंटरनेशनल इशूज हैं आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आपको थोड़े बहुत जो 1-2 इंटरनेशनल संगठन वगैरह में आप कुछ इंटरनेशनल संगठन के यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। तो यह है हमारा इंटरनेशनल इशूज। अब हम लोग रुख करेंगे नेशनल मुद्दे के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों को 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए करके जाना है। तो मैं नेक्स्ट पेज में मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं, राष्ट्रीय मुद्दे। राष्ट्रीय मुद्दे, नेशनल इशूज। देखिए, नेशनल इशूज को भी हमने 3 भागों में बेसिकली कैटेगराइज किया है। ठीक है, इनमें जो पहला भाग है, मैं आगे यहाँ पर चार्ट बना ले रहा हूँ थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में ताकि डिस्कस करने में मुझे सुविधा हो। देखिए, जो सबसे पहले जो स्कीम हम लोग देखते हैं, ज़्यादा कुछ इसके नेशनल में कुछ ज़्यादा करना नहीं है आप लोगों को। ज़्यादा बेसिकली करेंट अफेयर के अंतर्गत इंटरनेशनल इशूज ही आते हैं, लेकिन फिर भी नेशनल इशूज को अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा स्कीम महत्वपूर्ण रही है वह है पीएम गति शक्ति। आप लोग पीएम गति शक्ति के जितने भी अवयव हैं, पीएम गति शक्ति भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है, इन सभी मुद्दों को बेहतरीन तरीके से करेंगे। अगर पीएम गति शक्ति करेंट अफेयर के अंतर्गत नहीं पूछा गया तो या ज्योग्राफी इकोनॉमी का जो सेक्शन है जीएस पेपर 2 के अंतर्गत, वहां पर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसके सभी एस्पेक्ट को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्कीम है डिजिटल स्वास्थ्य योजना। डिजिटल स्वास्थ्य योजना को आप कवर करेंगे, जो आयुष्मान योजना के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया था वह है डिजिटल स्वास्थ्य योजना। ठीक है, आप इसे देख लेंगे, डिजिटल स्वास्थ्य योजना होगा। तीसरे नंबर पे जो स्कीम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है पीएम पोषण। चूंकि इसका सिर्फ नाम चेंज किया गया है लेकिन इसके बावजूद यह न्यूज में तो रही है पीएम पोषण योजना जो है। तो भारत के खाद्य सुरक्षा से निपटने में पीएम पोषण योजना की क्या भूमिका हो सकती है, इसके क्या क्या अवयव हैं, क्या क्या उद्देश्य है, तो इन सभी मुद्दों को आप लोग अच्छे तरीके से करेंगे। मुझे लगता है कि स्कीम के अंतर्गत ये इतना ही सारे जो स्कीम हैं वह बीपीएससी मेंस 67वीं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चूंकि जो 67वीं में जो स्कीम पूछे जाएंगे जिन्हें हाल ही में लॉन्च किया गया हो, तो सरकार के द्वारा कोई बड़े स्तर पर वैसे स्कीम लॉन्च नहीं की गई है बशर्ते पीएम गति शक्ति योजना। एकमात्र स्कीम जिससे हाल के दिनों में ये 13 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी, संभवतः 2021 ईस्वी में। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ये 3 स्कीम को करेंगे। इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट स्कीम होंगे तो मैं उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अपडेट करा दूंगा। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर आते हैं, हम लोग जो दूसरे नंबर पर देखेंगे, दूसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पर इंडेक्स की चर्चा करेंगे। इंडेक्स में देखिए, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो भी महत्वपूर्ण इंडेक्स है उसे यहाँ पर हमने शामिल किया। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आप लोग देखिए कल या परसों संभवतः रिपोर्ट आई है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दूसरे नंबर पे हमने रखा है। जब आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स करेंगे तो भारत की स्थिति दक्षिण एशियाई देशों की पिछड़ी हुई स्थिति क्यों बनी हुई है, ठीक है, इन सभी मुद्दों को आप लोग इसे कवर करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जब आप करेंगे तो इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, भारत की स्थिति क्यों बनी हुई है, निम्न वगैरह सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर करेंगे। मैं यूट्यूब पे भी डिस्कस करूंगा और इसका एक वीडियो संभवतः ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हमने पूर्व में डिस्कस किया था, वह हमारे प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट में होगा, आप उसे देख कर एक आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ डेटा चेंज हुआ है, बाकी पूरी स्थिति वही लगभग बनी हुई है। अगला जो इंडेक्स आप लोग करेंगे वह है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो मॉडल आंसर है वह हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया है। आप उसे यूट्यूब चैनल हमारे जो प्लेलिस्ट है वहां से आप जाकर इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो मॉडल आंसर उसे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा पहली बार नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी की गई है, तो यह स्कीम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर नीति आयोग, आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट सवाल नहीं भी पूछे तो पॉवर्टी वगैरह जैसे टॉपिक में आप लोग इसे लिख सकते हैं, तो आपको उसे कवर करना होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गरीबी वाले टॉपिक में। गरीबी टॉपिक कहाँ पर आएगा? GS पेपर 2 सेक्शन 2 यानी कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक वाले सेक्शन में। तो यह हमारा इंडेक्स हो गया, यह हमारा महत्वपूर्ण स्कीम हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अदर कौन कौन से नेशनल इशूज हो सकते हैं। अदर नेशनल इशूज यानी कि इन दो सेक्शन के अलावा कौन कौन से ऐसे नेशनल राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर BPSC के द्वारा 67वीं मेंस में पूछा जा सकता है। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वह है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा हो। एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हालांकि यह पुराना हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस पर अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो आप इस टॉपिक को करके जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन अगर यहाँ नहीं तो फिर पॉलिटी वगैरह में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछे या फिर करंट अफेयर में पूछे, तो आपको 5G को कवर कर लेना है। ठीक है, यह साइंस एंड टेक भी मैं लिख दे रहा हूँ, दोनों जगह भी कवर कर लेना है, साइंस एंड टेक में या फिर करंट। तो 5G टेक्नोलॉजी हो गया। 5G टेक्नोलॉजी के बाद मैंने 75 प्रश्न जो दिया है मॉडल आंसर हमने 67वीं मेंस के लिए जो तैयार किया है, उनमें सबको प्रोवाइड किया हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव टॉपिक पर भी। देखिए, कई सारे स्टूडेंट आज़ादी का अमृत महोत्सव टॉपिक को सिर्फ हल्के में ले रहे हैं कि इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है, सिर्फ सरकार के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम को लॉन्च करना और कुछ जो महानायक हैं उनकी महिमा मंडन करना वगैरह शामिल है। लेकिन आप देखेंगे कि 75 वर्ष की भारत की क्या उपलब्धि रही है, कौन कौन से वैसे चेहरे जो राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी प्रमुख थे, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन बाद में उनको विस्मृत कर दिया गया, बाद में उनको भुला दिया गया है। तो उन सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं और हमें सीख भी मिल रही है कि हमें हमारे आंदोलन में किन किन महत्वपूर्ण नेताओं की भूमिका रही। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का आप लोग बेझिझक करिए। इस 75 वर्ष की भारत की उपलब्धि क्या रही है, आगामी 25 वर्ष की मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 75 वर्ष की उपलब्धि क्या रही है, इसे भी आपको कवर कर लेना है उपलब्धि। इसके अलावा आगामी जो 25 वर्ष की रणनीति है, जो जिसे भारत सरकार के द्वारा @ 2047 आगामी 25 वर्ष जिसे अमृत काल कहा जा रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अमृत काल। तो इन सभी मुद्दों को आप बेहतर तरीके से करेंगे और एक लिंक के माध्यम से स्टडी करेंगे और आंसर लिखेंगे ताकि वहाँ पर एक लिंक बना रहे। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक को देखेंगे वह होगा कोविड के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। कोविड के पश्चात भारत, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। एक तो यह इकोनॉमिक्स से जोड़कर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा यह भी पूछ सकता है कि क्या भारत कोविड के दौर से पूरी तरह से उबर चुका है। आप पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, तो आपका इकोनॉमी के सेक्शन में इसका प्रभाव को बताना होगा कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। हेल्थ सेक्टर में बताना होगा, हर एक सेक्टर में आपको डिस्कस करना होगा। तो कोविड के पश्चात भारत की स्थिति टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो यह है हमारा अदर नेशनल इशूज। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने नेशनल और इंटरनेशनल इशूज जो भी 67वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसे हमने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी टॉपिक आप सभी की 67वीं BPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी में फायदेमंद साबित होगी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।